नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाभ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कई पेशेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो जो बनाऊँ। आज का टॉपिक है ACL रिकंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ACL एक लिगामेंट होता है घुटने के अंदर, जिसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी कहा जाता है, जो ये वाला है, और जिसकी इंजरी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, एथलीट्स में, और जो एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है सिर्फ ऑपरेशन होता है, जो हम एक नया लिगामेंट बनाते हैं। इस ऑपरेशन को ACL रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो चूँकि ये एक्टिव इंडिविजुअल्स में होता है, तो इनका पहला क्वेश्चन होता है कि जी हम वापस कब खेलने जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन का गोल क्या होता है। जब ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे 4 गोल होते हैं। पहला कि नी वापस से स्टेबल हो जाए, क्योंकि ACL टूटता है तो नी अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा, फंक्शन पूरा आ जाए घुटने नी का, जैसा पहले था वैसे ही एक नॉर्मल फंक्शन में आ जाए। तीसरा, जब ACL टूटा होता है उसे रिपेयर नहीं करते हैं तो सेकेंडरी इंजरी घुटने में होती है, जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है, मेनिस्कल टियर हो जाता है, तो वो हम प्रिवेंट कर सकें कि सेकेंडरी इंजरी घुटने के अंदर और ना हो। और चौथा, और जो मेन क्राइटेरिया होता है कि सेफ रिटर्न टू स्पोर्ट्स, जिसे RTS भी कहा जाता है, कि सेफली वापस वो स्पोर्ट्स में जा सके। ये 4 गोल होते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि जो हम नया ACL बनाते हैं, जो ग्राफ्ट होता है, जो यूजुअली पीछे से हैमस्ट्रिंग मसल लेके हम बनाते हैं, उसकी हीलिंग में और बायोलॉजिकली इनकॉर्पोरेट होने में जो घुटने का एक पार्ट बन जाए, इसमें 9 से 12 महीने लगते हैं। बहुत 9 से 12 महीने इसको बचाना होता है। दूसरा चैलेंज होता है कि अगर पेशेंट ठीक से फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो मसल वीकनेस परसिस्ट कर जाता है, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस। तीसरा चैलेंज होता है कि जो यंग एथलीट्स होते हैं, जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेशली अगर 25 साल से कम के होते हैं, तो इनमें पाया गया है कि 2 to 3 टाइम्स ये दोबारा टूटने का रिस्क होता है, री इंजरी का रिस्क होता है। चौथा जो इसमें चैलेंज आता है वो ये आता है कि एक डर बना रहता है जब जो कॉमन आदमी होते हैं कि कहीं ये दोबारा टूट ना जाए, जिसकी वजह से वो खुल के खेल नहीं पाते हैं, खुलकर सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इन चैलेंजेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम हमेशा समझाते हैं, कि ऑपरेशन 50% काम है और 50% काम जो है रिहैबिलिटेशन का है। रिहैबिलिटेशन जो फिजियोथेरापिस्ट करवाते हैं वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना इम्पॉर्टेंट सर्जरी है। तो रिहैबिलिटेशन फेज को भी हम 4 पार्ट में बांटते हैं। जो अर्ली फेज होता है वो 0 to 6 वीक्स हम बोलते हैं, जो ऑपरेशन के बाद से लेकर 1.5 महीने तक का होता है। उसमें सबसे पहले जो हम करवाते हैं कि पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, नी का एक्सटेंशन, यानी घुटना सीधा पूरा हो जाए, ये सबसे पहले किया जाता है। जब ये हो जाता है तब एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट घुटना मुड़वाना शुरू करते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो क्वाड्रिसेप्स की एक्टिवेशन हम अर्ली शुरू करवाते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं। फिर 1.5 महीने के बाद दूसरा फेज शुरू होता है, जिसे कहा जाता है मसल स्ट्रेंथनिंग फेज, जो 1.5 से 3 महीने का होता है। इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल, जो घुटने के आगे के मसल्स हैं, जो घुटने को सीधा करते हैं, और हैमस्ट्रिंग्स मसल जो घुटने के पीछे होते हैं, जो घुटने को बेंड करते हैं। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हिप मसल्स और कोर मसल्स, एब्डोमिनल कोर मसल्स, इनके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम ग्रेजुअली शुरू करवाते हैं। इस फेज में हम जो है बोलते हैं स्टेशनरी साइकिलिंग करने के लिए। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ वापस आनी शुरू होती है, हम ग्रेजुअल रनिंग भी शुरू करवाते हैं। और 3 महीने के बाद जो फेज शुरू होता है उसे कहा जाता है एडवांस स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल फेज। वो फेज चलता है 3 से 6 महीने का। 3 से 6 महीने के बीच में मसल्स के स्ट्रेंथनिंग की काफ़ी एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं।
स्विमिंग वगैरह भी शुरू करवाई जाती है, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज शुरू करवाया जाता है, हॉपिंग वगैरह शुरू करवाते हैं। फिर तीसरा फेज, चौथा फेज शुरू होता है जिसमें हम रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में भेजना शुरू करते हैं 6 से 9 महीने के बीच में। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें एक्टिव कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कांटेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं या जो पिवोटल स्पोर्ट्स होते हैं, पिवोटल स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें पैर आपका एक जगह पे और पूरा बॉडी घुटने पे ट्विस्ट कर रहा है, उसमें एसीएल इंजरी होने के रिस्क होते हैं, वो हम नहीं शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद से हम प्रोप्रायोसेप्शन एक्सरसाइजेज शुरू करवाते हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज शुरू करवाया जाता है। तो धीरे धीरे मसल्स में स्ट्रेंथ सारी आनी शुरू होती है। ग्रेजुअली उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे जंप कैसे करना है, जब जंप करके आप लैंड करते हो तो वो क्या टेक्निक है कि वो आपका एसीएल डैमेज ना हो, वो सारी चीज़ें शुरू करवाई जाती हैं। फिर चौथा फेज शुरू होता है जो 9 महीने के बाद से शुरू होता है, 9 से 18 महीने का होता है, जिसमें रिटर्न टू स्पोर्ट्स होता है। उसमें हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह शुरू करवाते हैं जो ग्रेजुअल होता है, एक के बाद एक। अगर हम टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन हमारा जो होता है कि स्टेशनरी साइकिलिंग, स्विमिंग, ये 3 महीने से 6 महीने के बीच में हम शुरू करवा देते हैं, ग्रेजुअल रनिंग शुरू करवा देते हैं। 6 से 9 महीने का जो फेज़ होता है उसमें हम रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स शुरू करवाते हैं जिसमें कोई कांटेक्ट ना हो। 9 से 12 महीने का जो फेज़ होता है उसमें हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स करवाते हैं। और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके रिटर्न में 12 से 18 महीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है और बहुत सारे क्राइटेरिया मीट करने होते हैं, जिसके बाद वो सेफली प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में रिटर्न कर सकते हैं। आखिर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए? तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि घुटना पेन फ्री हो, कोई स्वेलिंग नहीं हो, कोई स्टेबिलिटी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, फुल्ली फंक्शनल हो, सर रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा हो और फंक्शन पूरा हो। तीसरा होता है कि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, जो मसल्स घुटने के आगे है और पीछे है, थाई मसल्स, उनमें मसल स्ट्रेंथ सिमेट्री हो, एटलीस्ट 90% सिमेट्री हो। ये ना हो कि एक मसल पूरा वेस्टेड पड़ा हुआ है, दूसरा मसल स्ट्रांग हो गया है, तो उससे घुटने में इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। चौथा क्राइटेरिया होता है कि जब हॉप टेस्ट करवाते हैं, वो हॉप टेस्ट जो है 90% मसल सिमेट्री के साथ होना चाहिए। पांचवा होता है कि जब हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और बैलेंस चेक करते हैं। और उसके बाद का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया, कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाने के लिए मेंटली रेडी है या नहीं, या कोई आपको डर तो नहीं है। उसके लिए ACL RSI प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल से देखा जाता है कि पेशेंट मेंटली तैयार हुआ है या नहीं। जब ये सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तभी पेशेंट्स को हम एक्टिव प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाने की परमिशन देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें टाइमलाइन के साथ मैंने सारा बतलाया कि कब आप किस फेज़ में क्या कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।